जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है पहले मैं समझा दूं। एक बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पत्थर है, चौक है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे ऐसे फेंक दिया। अब अगर मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये एक पर्टिकुलर पाथ में जाएगा। वो जो पाथ होगा एक प्लेन ही होगा। ऐसा तो नहीं कि ये पत्थर ऐसे गया था जाते जाते इधर जाने लगा। वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही जाएगा। जैसे मान लो मैं इधर फेंकूं, अगर मान लीजिए इस तरफ फेंकूं, अगर ध्यान से आप देखें तो जो भी होगा वो एक प्लेन में जा रहा होगा, यानी एक पर्टिकुलर कोई खास प्लेन होगा उसमें जा रहा होगा। इधर फेंकूंगा तो इस प्लेन में जा रहा होगा। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो तब होता है जब हम किसी पार्टिकल को जमीन से ऑब्लिक फेंकते हैं, तिरछा फेंकते हैं। अगर हम सीधा फेंक देंगे, ऐसे फेंक देंगे, मान लीजिए नीचे फेंका तो सीधी लाइन में जाएगा, और अगर ऊपर फेंक देंगे तो भी देखिए सीधी लाइन में। लेकिन अगर तिरछा फेंक दिया हमने, इसको थोड़ा एंगल बना के भेज दिया, तो एक कर्व्ड पाथ में चलने लगता है। वही पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो इट इज मोशन इन ए प्लेन। ये प्लेन का मोशन है, और ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन तभी परफॉर्म करता है जब इसको ऑब्लिकली फेंका जाता है, तिरछा फेंका जाता है। अगर मैं इसे सीधे नीचे या सीधे ऊपर फेंकूंगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन अगर तिरछा फेंकूंगा तो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, द पार्टिकल परफॉर्म्स projectile motion. The particle performs projectile motion if it is thrown obliquely. अगर हम इसको तिरछा फेंकेंगे, ऑब्लिक फेंकेंगे, तब ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करता है, और ये एक प्लेन में मोशन का एग्जाम्पल होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी हम लोग बात करेंगे, ये शुरुआत इसकी सब करी थी गैलीलियो ने। गैलीलियो ने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी, कंसेप्ट और जो भी इसके डिटेल्स होते हैं वो सब का सब गैलीलियो ने डिस्कस किया था। और वो गैलीलियो ने जो डिस्कशन किया था उसी को थोड़ा आगे पीछे करके हम लोग, और उसके अंदर जो नई पुरानी बातें हैं वो सारी मिला करके हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो पहला पॉइंट ये आता है कि भाई उसका पाथ कैसा होगा। वैसे तो इसका पाथ पैराबोलिक होता है, तो हम इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हमने एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंक दिया थीटा एंगल पे। थीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कोण हिंदी में कहा जाता है। थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंक दिया, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये पार्टिकल यहां से यहां तक जब जाएगा तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, इसे यहां से यहां तक जाने में जो इसको समय लगेगा, इसी समय को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में जो भी समय लेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यहां से यहां तक जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है, जो इसका क्षैतिज दिशा में विस्थापन होता है, इसे हम लोग रेंज कहते हैं। और ये चीज जो होती है, यहां से यहां तक जो अधिक से अधिक ऊंचाई जाता है, इसे हम मैक्सिमम हाइट एच से दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कही जाएगी, आर से दिखाते हैं। और यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा है, इस समय को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करना चाहते हैं तो वेलोसिटी के अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एनालिसिस है, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो एनालिसिस है, मैंने जैसा आपको बताया कि पूरा गैलीलियो ने करी थी, और गैलीलियो ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था। उसी स्टेटमेंट के बेसिस पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था, बहुत सिंपल था स्टेटमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन उसी स्टेटमेंट के ऊपर टिका हुआ है। प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी अच्छे सवाल बनेंगे, अच्छे, एक तो कुछ तो फार्मूले बेस्ड होते हैं, वो फार्मूला तो मैं आपको सारे बताऊंगा ही बताऊंगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनमें फार्मूला नहीं लगता है, कुछ समय बेसिक से सोचना पड़ता है, तो उन सब में ये गैलीलियो का स्टेटमेंट यूज होता है। गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या होता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। गैलीलियो स्टेटमेंट,
सिंपल सा स्टेटमेंट है गैलीलियो का कि जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं दे डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा और वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो एक दूसरे पर तो डिपेंड करेंगे लेकिन वाई को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। उसी तरह जो वाई कंपोनेंट, जैसे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा लेकिन एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। जो मोशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मोशन के जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करवाती है, ठीक है। तो और इसकी मदद से हम लोग पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करते हैं। तो गैलीलियो का स्टेटमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स of the parameters of motion, perpendicular components of the parameters of motion do not affect each other. The perpendicular components of the parameters of motion do not affect each other. जो मोशन के परपेंडिकुलर जो पैरामीटर्स ऑफ मोशन होते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, यानी उनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव। एक्स वाले सारे एक्स पे डिपेंड करेंगे, वाई वाले सारे वाई पे डिपेंड करेंगे। एक्स वाई को नहीं चेंज कर सकता, वाई एक्स को चेंज नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या है, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अब मैं इसका मतलब आपको बताने जा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल जा रहा है, तो इस पार्टिकल की इनिशियली एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको मैं यूएक्स मान लेता हूं और इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी उसको मैं यूवाई मान लेता हूं। तो अगर आप इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी इसकी होगी वो यूएक्स जो आएगा, यूएक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। जो यूवाई आएगा ये यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ये शुरू में वेलोसिटी थी। टी समय के बाद क्या होगी ये हम देखेंगे। अभी एक्सेलरेशन देखा जाए इसका, अगर आप देखें ध्यान से तो ये पार्टिकल जो है इसको धरती तो हमेशा नीचे खींचेगी, तो एक्सेलरेशन तो इसका हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा ना, एक्स कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का आएगा वो जीरो आएगा। भाई धरती नीचे खींच रही है तो एक्सेलरेशन में सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा और जो एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट होगा उसको मैं माइनस जी बोल सकता हूं। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम इसको कंपोनेंट में, ये जो पूरा चैप्टर जब हम एनालाइज करेंगे ना तो कंपोनेंट खेलेंगे। एक्स वाला सारा अलग रखेंगे, वाई वाला सारा अलग रखेंगे और उसके हिसाब से हर जो चीजें आती हैं उनको एक दूसरे से हम रिलेट करेंगे। अब जैसे मैं कुछ और बातें यहां पे आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन सब के सारे कंपोनेंट्स लिखना चाहूं तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं। एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट आएगा वो जीरो आएगा, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट आएगा माइनस जी, जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। अगर मैं वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट लिखना चाहूं तो देखिए क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल होता है यू एक्स, मतलब वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। तो हम एक्स डायरेक्शन में अलग लगाएंगे अब सारे इक्वेशन, वाई डायरेक्शन में अलग लगाएंगे। तो अगर हम ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि पहले हम जो पढ़ते थे मोशन वो स्ट्रेट लाइन मोशन था। अब गैलीलियो ये क्या है, एक कर्व्ड मोशन है। तो गैलीलियो के स्टेटमेंट ने वास्तव में क्या किया, इसको दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ दिया। एक इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेट लाइन और एक वाई डायरेक्शन का स्ट्रेट लाइन। तो गैलीलियो के स्ट्रेट लाइन मोशन हमने पढ़े रखा है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो गैलीलियो का जो स्टेटमेंट है उसने प्रोजेक्टाइल मोशन को दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ दिया। एक मान लो कि पत्थर ऐसे जा रहा है और एक ऊपर जाके नीचे आ जा रहा है। तो अब मैं दोनों की अलग एनालिसिस करूंगा तो बेसिकली मुझे दो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने हैं। तो जैसे वी एक्स हो गया, वी बराबर यू प्लस एटी, मैंने एक्स डायरेक्शन में लगा दिया। अब ध्यान से देखें, ए एक्स तो जीरो है, ए एक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यू कॉस थीटा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और इंपॉर्टेंट बात यहां से आती है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग, अच्छा एयर रेजिस्टेंस वगैरह हमने इग्नोर किया हुआ है, ये सब एयर रेजिस्टेंस और बाकी चीजें हम इग्नोर कर रहे हैं।
तो एक बात ये आती है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता। ये बड़ी काम की बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन के हर दूसरे या तीसरे सवाल में ये बात काम आती है कि ax 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो नहीं चेंज होती, या एक्स डायरेक्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल है। तो मैं इस बात को नोट डाल के लिखता हूं, ये काम की बात है कि ये vx आ गया, vx u cos थीटा के बराबर आ गया, और u cos थीटा होने का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू समय के हिसाब से बदल नहीं रही। तो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी does not change, horizontal component of velocity does not change in projectile motion। वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में बदलता ही नहीं है, हाँ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो नहीं बदलता। देखिए ax 0 है, ay माइनस जी के बराबर है, vx जो है u cos थीटा है। चलो मैं यहां से vy भी निकालता हूं, vy निकालूंगा मैं, बिल्कुल vy किसके बराबर होगा, uy प्लस ay इंटू टी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट आएगा वो uy जो है वो तो हो गया u sin थीटा, ay जो है वो माइनस जी है इंटू टी। तो ध्यान से देखें, वेलोसिटी का y कंपोनेंट बदल रहा है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो u sin थीटा माइनस जी टी है। जैसे जैसे समय की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे vy घटेगा। एक ऐसा मौका आता है कि समय बहुत ज्यादा हो जाता है तो vy नेगेटिव आ जाता है। vy नेगेटिव आने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी ये होगी, ऊपर जा रहा है तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी ऐसे होगी। जब ये नीचे आ रहा होगा तो x की तो ऐसी होगी, लेकिन y वाली वेलोसिटी नीचे आ जाएगी। तो t की वैल्यू अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, देखें ध्यान से, तो अगर t ज्यादा बढ़ा देंगे तो vy नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग sx और sy देखते हैं। तो जैसे sx देखें अगर, तो sx होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ax इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर ax की वैल्यू 0 आ जा रही है, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है नहीं, तो sx जो आएगा ये किसके बराबर जाएगा, u cos थीटा इंटू टी। जो x डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो u cos थीटा इंटू टी आ जाएगा। इसी तरह से हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें, sy, तो sy डायरेक्शन में अगर हम देखें तो sy डायरेक्शन में आ जाएगा uy इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ay इंटू टी स्क्वायर। तो sy की जो वैल्यू आएगी ये बराबर हो जाएगी uy यानी u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो sy होगा वो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से sx आ जाएगा, sy आ जाएगा, vx आ जाएगा, vy आ जाएगा। तो अलग अलग पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। अगर हम इस बात को समराइज करें तो गैलीलियो के स्टेटमेंट ने क्या किया, गैलीलियो के स्टेटमेंट ने ये काम किया कि जो एक कर्व्ड मोशन था उस कर्व्ड मोशन को दो स्ट्रेट लाइन मोशन में तोड़ दिया। एक एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, एक्स डायरेक्शन की अलग एनालिसिस कर दी, वाई डायरेक्शन की अलग एनालिसिस कर दी। वाई डायरेक्शन का जो मोशन था वो अलग हो गया, एक्स का अलग हो गया। जहां जरूरत पड़ेगी हम एक्स वाई को, मतलब एक्स और वाई में वेलोसिटी आपको पता चल गई, तो नेट वेलोसिटी जैसे आपको चाहिए तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर कर देंगे, या नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर करेंगे। तो गैलीलियो के मोशन ने, गैलीलियो के जो स्टेटमेंट था उसने यही काम किया कि जो वेलोसिटी की वैल्यू थी, जो मोशन था उसको दो स्ट्रेट लाइन में, कर्व जो मोशन था उसको दो स्ट्रेट लाइन मोशन में इस स्टेटमेंट ने हमें तो मोशन को तोड़ दिया। तो अब क्या है कि जो ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था इसको यूज करते हुए हम लोग तरह तरह के फार्मूले बनाएंगे। एक टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनाएंगे, एक रेंज का बनाएंगे, एक मैक्सिमम हाइट का बनाएंगे, एंगल का बनाएंगे, थीटा और उसमें रिलेशन निकालेंगे। कई सारी चीजें अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कई सारे फार्मूले यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल था, इसको हमने प्रोजेक्ट किया, जो इनिशियल वेलोसिटी u थी और प्रोजेक्शन एंगल थीटा था। हमने आपको बताया ये वाली जो हाइट है इट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, इसको हम h बोलते हैं, और ये मैक्सिमम हाइट है। ये जो डिस्टेंस है r, इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, और यहां से यहां तक का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पर हम h जो है इसका नाम रखेंगे मैक्सिमम हाइट, h का नाम है मैक्सिमम हाइट, r का नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज।
आर जो है ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, और टी जो है, कैपिटल टी जो है, इट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है, आर हॉरिजॉन्टल रेंज है, और टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो अब हम एच, आर और टी इन तीनों की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। एच, आर और टी की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे कुछ कुछ यहां पर बातें आती हैं जो आप मेरे साथ सोचेंगे तो ज्यादा अच्छे से फील कर पाएंगे इसको। तो ये जो बातें आती हैं, ये क्या क्या बातें आती हैं इसको समझिएगा। पहले तो ये है कि जैसे मैं एक ये खास पॉइंट लूं, तो इस खास पॉइंट पे क्या क्या जीरो होगा। पार्टिकल को मैंने फेंका और फेंकने के तुरंत बाद अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास 6 टर्म्स होते हैं, 6 टर्म्स होते हैं, ए एक्स, ए वाई, वी एक्स, वी वाई, एस एक्स, एस वाई, ये 6 टर्म पे पूरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन खेलेगा। तो ये जो 6 टर्म्स हैं, ए एक्स, ए वाई, वी एक्स, वी वाई, एस एक्स, एक्स वाई, तो अगर आप यहां पर देखें तो इस जगह पर क्या क्या जीरो होंगे। तो आप ध्यान से देखें भाई, यहां पे पार्टिकल आपने फेंका है तो एस एक्स और एस वाई यहां जीरो हो जाएगा। वी एक्स और वी वाई यहां पर आएंगे, वी एक्स आएगा यू कॉस थीटा, वी वाई आएगा यू साइन थीटा। ए एक्स तो हमेशा ही जीरो होता है और ए वाई माइनस जी के बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट देखूं, तो इस पॉइंट पे क्या क्या जीरो होगा। इस पॉइंट पे देखें, ए एक्स तो हर जगह हमेशा जीरो रहता ही है, ए वाई माइनस जी के बराबर होगा। वी एक्स, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो हमेशा हमेशा फिक्स होती है, एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी बदलती ही नहीं है, यू कॉस थीटा के बराबर होती है, अभी बताया। वी वाई यहां पे जीरो होगा, इस जगह पे वी वाई जीरो होगा, क्योंकि देखिए ये पार्टिकल ऐसे गया घूमते घूमते, वेलोसिटी इस समय हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। तो इस समय अगर हॉरिजॉन्टल हो चुकी है तो यहां पर वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होगा। इस जगह पर देखें तो यहां पर ए एक्स तो खैर हमेशा ही जीरो होता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट, क्योंकि पार्टिकल जितना 10 मीटर ऊपर गया था 10 मीटर नीचे भी आ गया ना, तो वाई डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो गया। एक्स में तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर हो गया, तो एस वाई की वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू जीरो अलग आ जाती है, और उसी जीरो का यूज करके हम लोग जो अलग अलग पॉइंट पे जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को हम डिराइव करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं डिराइव करने जा रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। यहां से यहां तक का जो टाइम लगता है ये मैं निकाल फॉर्मूला डिराइव करने जा रहा हूं, और मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वेशन लगाता हूं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ द ए वाई इंटू टी स्क्वायर। मुझे फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है यहां से यहां तक। तो अब देखें यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो एस वाई जो है वो जीरो हो जाएगा, यू आई को मैं यू आई ही कर देता हूं, और यहां से यहां तक का टाइम जो है वो कैपिटल टी यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो ही चुका है, ए वाई माइनस जी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक टी से एक टी चला जाएगा, और यहां पर हमें मिलेगा क्या, एक टी से अगर एक टी यहां से चला जाएगा तो टी कितना आ जाएगा, 2 यू वाई बाई जी, या इसी को हम 2 यू साइन थीटा बाई जी भी बोल सकते हैं। ये बन गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद रखना है कि जब कोई हम ऐसे पत्थर फेंकेंगे, ऐसे तिरछा मिर्चा जैसे भी फेंक रहे हैं थीटा एंगल पे, तो उसको जो समय लगेगा हवा में उसके उड़ने का जो टाइम होगा वो टाइम 2 यू साइन थीटा बाई जी के बराबर हो जाएगा, जहां थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब यहां पर एक बात आती है कि भाई ये किस थीटा के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। तो भाई थीटा जब 90 होता है तभी साइन थीटा मैक्सिमम होता है, तो थीटा अगर 90 होगा तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं थीटा 90 कर देता हूं तो थीटा 90 करने का मतलब है कि पार्टिकल को मैंने सीधे ही फेंक दिया, सीधे ही फेंक दिया तो सीधे जाएगा और सीधे आ जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं रह गया ना। प्रोजेक्टाइल मोशन तो तिरछे के लिए होता है, तो अगर आप थीटा 90 कर दोगे तो ये चीज हो तो जाएगी मैक्सिमम, लेकिन जो पार्टिकल है उसका पाथ फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू बाई जी होगा, थीटा 90 होगा, साइन 91 हो जाएगा, लेकिन जब भी मैक्सिमम होगा तो उस केस में फिर पार्टिकल तिरछा आपको फेंकने की जरूरत नहीं, फिर वो सीधा ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो खैर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा बराबर 90 पे होगा, लेकिन उस समय पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब चलिए मैं मैक्सिमम हाइट निकालता हूं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैं इस जगह से इस जगह के बीच इक्वेशन लगाता हूं, यहां से यहां के बीच इक्वेशन लगाता हूं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द ए वाई इंटू एच वाई, ये लगा रहा हूं मैं। अब देखिएगा यहां से यहां पहुंचा तो
फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ऐसे जा रहा था, जाते जाते ऐसे हो गया, तो यहाँ पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल इनिशियली तो यू आई थी, ए वाई जो है वो -g हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर आप यहां देखें तो वाई दिशा में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो h के बराबर हुआ है, ये h हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, uy²/2g, ये h की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो ui आएगा हम इसकी वैल्यू जानते हैं u sin थीटा, तो इसी h को हम u² sin² थीटा अपॉन 2g कर देंगे, जो h आएगा वो u² sin² थीटा अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद करना है। इसमें भी वही बात है, थीटा आप 90 करोगे तो h मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा 90 करोगे तो फिर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। भाई सबसे ज्यादा ऊंचाई कब होगी, जब एकदम ऐसे फेंकोगे तभी तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, अगर तिरछा फेंकोगे तो हाइट मैक्सिमम तो नहीं होगी, तो थीटा बराबर 90 के लिए मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, यहां से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी हम यहां से निकालने जा रहे हैं। मैं ऐसा करूंगा, यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, Sx = ux × t प्लस हाफ ऑफ द ax × t²। यहां से यहां तक लगाने जा रहा हूं मैं। तो अब जैसे यहां से यहां तक देखेंगे तो जो टोटल टाइम होगा वो टाइम ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं यहां से Sx जो है, Sx x डायरेक्शन का इसका डिस्प्लेसमेंट तो r हो गया, ux हो गया, t जो है टोटल टाइम हो गया, टोटल टाइम कितना होता है 2ui/g, और ax तो खैर 0 ही होता है हमेशा ही। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो r की जो वैल्यू आएगी r, ये बराबर हो जाएगी 2ux ui/g। ये रेंज का एक फार्मूला बन जाएगा। ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं। 2u sin θ/g टाइम ऑफ लाइट होता है, मैक्सिमम हाइट होती है u² sin² θ/2g, और जो रेंज आता है वो 2ux ui/g के बराबर जाता है। कई बार ये होता है कि भाई ux ui नहीं दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, थीटा के टर्म में आंसर चाहिए, तो इसी को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2/g, ux की जगह हो जाएगा u cos θ, और ui की जगह हो जाएगा u sin θ। तो अब ये सॉल्व करने पर आ जाएगा। अब यहां से देखें, एक फार्मूला आपको बताया था, 2 sin θ cos θ sin 2 θ हो जाता है, तो यहां है 2 sin θ cos θ, तो ये हो जाएगा u² sin 2 θ/g। ये भी फार्मूला है। वो जो 2 sin θ cos θ/g है वो sin 2 θ, सॉरी जो 2 sin θ cos θ है वो sin 2 θ हो जाएगा। तो रेंज का एक और यहां पर आ गया u² sin 2 θ/g। ठीक है, यहां तक आप इसको समझ लीजिए। तो ये रेंज के फार्मूले हो गए, रेंज के 2 फार्मूले हो गए, मैक्सिमम हाइट के भी 2 फार्मूले हैं, टाइम ऑफ लाइट के भी 2 फार्मूले हैं। मैंने ui/g या u sin θ/g लिखे। अब इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि रेंज किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगी। देखिए, रेंज किस थीटा के लिए मैक्सिमम होगी अगर हमें ये पता लगाना है तो sin 2 θ को हमें अधिक से अधिक करना पड़ेगा। sin 2 θ अधिक से अधिक होगा, यानी 2 θ को आपको 90 करना पड़ेगा। भाई sin 91 होता है ना, ठीक है। तो अगर आप रेंज अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो 2 θ को अधिक से अधिक करना पड़ेगा, और 2 θ अधिक से अधिक, सॉरी sin 2 θ अधिक से अधिक करना पड़ेगा, तो 2 θ 90 हो जाएगा, तो θ 45 डिग्री हो जाएगा। यानी कि रेंज मैक्सिमम तब होती है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को मैं नोट कर देता हूं। द रेंज इज मैक्सिमम फॉर ए given speed, the range is maximum for a given speed if angle of projection, range यहाँ पूरा range, if angle of projection is 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री होता है तो रेंज जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम
रेंज की वैल्यू आ जाती है। अगर एंगल ऑफ ये भाई देखो, मैं रेंज से बड़ा करना चाहता हूं तो साइन 2 थीटा को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा बड़े से बड़ा करने का मतलब 2 थीटा 90 करना पड़ेगा। थीटा 90 करेंगे, 2 थीटा 90 करेंगे, थीटा 45 हो जाएगा। वैसे भी सोचो, अगर आप इस बात को सोचो कि अगर आप किसी पत्थर को अधिक से अधिक दूर फेंकना चाहते हैं तो कुछ ऐसे करके फेंकते हैं ना हम लोग, ऐसे करके फेंकते हैं तो लगभग 45 पे। अधिक से अधिक ऊंचाई तक फेंकना चाहते हो, टारगेट ये कि सबसे ऊपर फेंके तो फिर ऐसे फेंकेंगे, थीटा 90 हो जाएगा। लेकिन दूरी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे करके फेंकते हैं, तो वो 45 डिग्री पर जब हम फेंकते हैं तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। किसी भी पत्थर को अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो जो रेंज होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पर रेंज से जुड़ी हुई, जो मैं यहीं पर टेकअप करना पसंद करूंगा, यहीं पर आपको बताऊंगा। ये इस तरफ मैं डिलीट कर मतलब हटा दे रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रेंज से जुड़ी हुई, जिसमें सवाल बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, तो यहां पर वो बात डिस्कस करनी जरूरी है। जैसे रेंज से जुड़ी एक ये बात होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक टर्म लिया u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी। ऐसे ही मेरा मन था इस टर्म को समझने का, तो मैंने लिख लिया u स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया। जैसे रेंज आती थी ना, तो यहाँ थीटा था, उस थीटा की जगह उठा के मैंने 90 माइनस थीटा कर दिया। तो अब इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर बाई जी, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा जो आएगा वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, और ये रेंज हो जाएगी। कहना क्या चाहता हूं मैं? कहना ये चाहता हूं कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, देखो दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है ना, तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों के लिए रेंज सेम होगी। यानी कि अगर मान लो जो रेंज 30 डिग्री के लिए आ रही वही रेंज आएगी 60 डिग्री के लिए, जो रेंज 37 डिग्री के लिए आ रही वही रेंज आ जाएगी 53 डिग्री के लिए, जो 20 डिग्री के लिए आ रही वही रेंज जो है वो 70 डिग्री के लिए आ जाएगी। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो रेंज की वैल्यू आती है वो सेम आती है। तो इस बात को मैं नोट भी कर रहा हूं, ये काम की चीज है। फॉर ए गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर ए गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अगर आप सेम रखते हैं तो रेंज जो होती है वो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए बराबर आती है, ठीक है। ये एक रिजल्ट आ गया, काम की बात है, इसका भी सवालों में इस्तेमाल होता है। एक और इसके अंदर काम की बात आती है, हाइट और मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन। तो देखना जरा ध्यान से, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं रिलेशन। मैक्सिमम हाइट जो थी वो कितनी थी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो रेंज आई थी वो ये आई थी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, h से r को डिवाइड कर दूं, तो देखिए क्या होगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा। साइन 2 थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा भी कट जाएगा। और काट पीट करने के बाद अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, तो ये वैल्यू जो आती है वो tan थीटा बाई 4 आ जाती है। मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज के बीच का ये जो रिलेशनशिप है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक फार्मूला है। मैक्सिमम हाइट और रेंज, अगर h मैक्सिमम हाइट है और रेंज r है, तो h बाई r जो होगा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 4, ये आ जाएगा। तो आइए बच्चों कुछ सवाल किया जाए। जो मैंने आपको रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और बहुत सारी चीजें बताई, तो उसको अप्लाई करते हैं, कुछ सवाल करके देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकंड से, और जो एंगल है वो 37 डिग्री के बराबर है। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल बनता है कि भाई एकदम बेसिक जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो करते हैं, फाइंड टी, एच एंड आर। टी का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, एच का मतलब मैक्सिमम हाइट, आर मतलब रेंज। ये तीन चीजें आपको निकालनी है। 2 मिनट का पॉज लेके वैल्यू निकालिए, फिर मेरे साथ सोल्यूशन देखिए। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वो आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 50 है, थीटा 37 है, साइन 37 हो जाएगा 3/5, g की वैल्यू 10 आ जाएगी, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से 5, और ये हो जाएगा 6 सेकेंड। ये तो आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई बात नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, अब मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी इसकी, मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो आती u स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट आती है। u की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, तो ये 50 का स्क्वायर, थीटा 37 है, साइन 37 हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, यहाँ जाएगा। इसको जरा सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 50 × 50 × 9 अपॉन 20 × 5 × 5, 3/5, 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5। तो अभी क्या है कि एक 0 तो इससे मैं उड़ा देता हूँ, एक 5 इस 5 से उड़ा देता हूँ, और ये 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएगा, और ये एक 0 और चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 45 हो जाएगा, 45 मीटर हो जाएगा। एक बार और कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए, 50 का स्क्वायर तो 50 × 50 × 9 अपॉन 5 × 5 अपॉन 2g, तो 2g 20 हो गया। अब एक 0 तो इससे चला गया, एक 5 इससे चला गया, 50 उड़ गया, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10 से एक 0 चला जाएगा, तो ये 45 मीटर हो गया, तो मैक्सिमम हाइट 45 मीटर आ गई। अब उसके बाद इसके अंदर कह रहे रेंज बताओ, तो रेंज होगा u² sin 2 थीटा अपॉन g, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो u हो गया 50 का स्क्वायर, और sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, ये हो जाएगा। अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 50 × 50 × 2 × 3 × 4 अपॉन 10, इधर 5 इधर 5, मतलब साइन 37 3/5 cos 37 4/5। देखो कट पिट रहा है कुछ, हाँ, एक 0 से एक 0 चला गया, एक 5 से एक 5 चला गया, और एक 5 और जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 12 × 2 24, और 24 × 10 हो जाएगा 240 मीटर, ये हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, 50 × 50 × 2 × 3/5 × 4/5 अपॉन g, एक 0 से एक 0 गया, एक 5 से एक 5 गया, एक 5 बच रहा, उसने इसको काट दिया, तो यहाँ 10 हो गया, ये 4 × 3 12 × 2 24 × 10 240 मीटर, ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी सवाल बनते हैं, ये तो बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब इसमें कुछ और सवाल हम लोग करते हैं, क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड द x and y components of velocity x and y components of velocity, x and y components of velocity, वेलोसिटी के x और y जो कंपोनेंट है, या x y कंपोनेंट के बजाय हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट है। तो फाइंड द x and y components of velocity when at t is equal to 1 second। जब 1 सेकंड बीत चुका है तो आपको वेलोसिटी का x और वेलोसिटी का y कंपोनेंट पता लगाना है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझें कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो कभी बदला ही नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में ना, x कंपोनेंट तो वही का वही रहता है। तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था वो जो शुरू में था वही बाद में भी रहेगा। तो शुरू में x कंपोनेंट कितना था, vx जो होगा वो ux के बराबर हो जाएगा। ux की वैल्यू आएगी 50 cos 37, तो 50 cos 37, तो ये हो जाएगा 50 × 4/5, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। एक्स कंपोनेंट का तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक्स कंपोनेंट तो जो है वो 40 मीटर पर सेकंड के बराबर आ ही जाएगा। जो वाई कंपोनेंट होगा वो बदलता है, वाई कंपोनेंट जो है वो समय के साथ बदलता है। तो वाई कंपोनेंट जो है अगर वो मैं लिखना चाहूं तो वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा वी वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, यू वाई कितना आ जाएगा, यू वाई आ जाएगा 50 sin 37 प्लस ए वाई है -10, और टाइम इन्होंने 1 सेकेंड बोला ही है, 1 ही सेकेंड बोला है, तो 50 sin 37 हो जाएगा 30 -10, ये 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड बाद इसी ये जो पार्टिकल जा रहा है, इस पार्टिकल की 1 सेकेंड बाद अगर हम देखेंगे तो 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो जो था वही का वही रहेगा 40, जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो बदल के 20 हो जाएगा 1 सेकेंड बाद।
तो 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट जो है, x कंपोनेंट तो बदलाव होगा ही नहीं, x कंपोनेंट वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो y कंपोनेंट है वो हर सेकंड 10 कम होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो y कंपोनेंट तो हर सेकंड में 10 कम हो जाएगा। जो x कंपोनेंट होगा वो जो है नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, y कंपोनेंट जो है वो हर सेकंड में उसकी वैल्यू 10 के बराबर कम हो जाएगी। खैर, तो ये vy जो है ये 20 के बराबर आ गया। ठीक, इसी के अंदर एक और, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट बनता है, तो वो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, फिर उसका सोल्यूशन मैं बताता हूं। फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी with horizontal. Find the angle made by velocity with horizontal at t is equal to 1 second. तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से t बराबर 1 सेकेंड पे कितना एंगल बना रही होगी, तो हॉरिजॉन्टल से जो वेलोसिटी एंगल बना रही होगी, अगर उस एंगल को आप ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ वहां पे बना हुआ है, मैं यहाँ बना दे रहा हूं, उस वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था वो 40 था, हाँ, उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो था वो 20 था। तो अब अगर उस वेलोसिटी का मुझे एंगल चाहिए हॉरिजॉन्टल से, तो उस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं। तो x कंपोनेंट उसका 40 है, y कंपोनेंट 20 है, तो यहां से अगर आप देखें तो tan अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 20/40, ये 1/2 हो जाएगा। तो अल्फा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग x कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट भी चाहें तो निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ लाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, तरह तरह की चीजें हम लोग यहां से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखिए, अगर बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूं मैं। एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया गया है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो है 30 i कैप प्लस 50 j कैप, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, और हमने इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन मान लिया है और इस डायरेक्शन को मैंने y मान लिया है। तो ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया, और वेलोसिटी आ गई 30 i कैप प्लस 50 j कैप, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर क्या है कि हमें ये बताना है, कई सारे इससे जुड़े हुए सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। पहला तो सवाल वही है जो पिछले केस में था, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड ये सब T, H एंड R। टाइम ऑफ लाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ, रेंज बताओ, ये 3 चीजें निकालनी है। तो ये जो 3 चीजें निकालनी है, इनको निकालने के लिए तो फटाफट हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें चूंकि हमें वेलोसिटी जो है उसे थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा की जरूरत भी नहीं है, वेलोसिटी हमें जो दी गई है उसके दोनों कंपोनेंट हमें ऑलरेडी पता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों ऑलरेडी पता है। तो टाइम ऑफ लाइट तो देखो फट से आ गया 2ui/g। ui जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 50, और g वो है 10 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 10 सेकेंड। इसका उड्डयन काल, हवा में उड़ने का जो टाइम है वो 10 सेकंड आ गया, ठीक है, हिंदी में उड्डयन काल कहते हैं, तो ये 10 सेकंड आ गया। अभी अगर हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं तो इसी की जो मैक्सिमम हाइट आएगी वो किसके बराबर आएगी, uy²/2g। तो uy जो है y डायरेक्शन की वेलोसिटी है 50, तो 50 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10, 0 चला जाएगा, और ये 125 मीटर आ जाएगा, 125 मीटर। निकालना है रेंज, तो रेंज निकालना है तो रेंज हो जाएगा 2ux uy/g। हाँ, तो ये 2ux x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 30, हाँ, और y डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी 50/10। ये सॉल्व करने पे हो जाएगा 300 मीटर। तो खैर हम लोग मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ लाइट, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी सवाल बनते हैं, तरह तरह के सवाल बनते हैं। इसके अंदर एक सवाल ये बनता है, प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन जो बन रहा है इसी पर बेस्ड है, वो ये है, फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी, फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल, find the angle made by the velocity with horizontal at
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब घड़ी में 2 सेकेंड मतलब पत्थर फेंकने के 2 सेकेंड के बाद ये जो प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये आपको बताना है। तो जब आप इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो फेंकने में खास बात इसकी यही है कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो तो कभी बदलती नहीं, आज दिन तक नहीं बदली तो आज भी नहीं बदलेगी। तो एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो तो वही की वही बनी रहेगी जो थी कितनी 30। बदलाव आएगा लेकिन वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी में आएगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अगर हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालना चाहें, जैसे इस क्वेश्चन को मैं जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप 1-2 मिनट का समय लेके पहले खुद किया कीजिए, पॉज करके फिर सॉल्व मेरे साथ करें। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर मैं देखूं तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हाँ, वी वाई हमें पता लगाना है, यू वाई जो आएगा ये आया था 50, ए वाई है -10 इंटू 2, ये आ जाएगा 30। तो वी वाई 30 आ गया और वी एक्स तो 30 पहले से ही था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। वी एक्स पहले से 30 था और 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो भी 30 आ गया, खत्म बात। अब अगर किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट अगर 30-30 आ रहे हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। और 2 सेकंड के बाद ये हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और थोड़ा ध्यान से देखें तो यही पार्टिकल जब नीचे उतरते समय यहां पर होगा ना तो उस समय भी ये हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बना रहा होगा, क्योंकि उस समय देखो एक्स डायरेक्शन में 30 होगा और वाई में भी 30 ही आएगा, बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना। सेम हाइट पर सब कुछ सेम रहता है। तो जैसे जब ऊपर जा रहा था तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इस हाइट पे 30 थी, जब नीचे आ रहा होगा तो इस पर भी 30 रहेगी लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। तो 2 बार ऐसा होगा कि ये एंगल 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, एक बार यहां बनाएगा एक बार यहां बनाएगा। यहां से यहां तक का टाइम मैं निकाल सकता हूं। देखिए यहां से यहां तक का टाइम मैंने निकाला 2 सेकंड बताया था, यहां से यहां तक का 2 सेकंड था और टोटल टाइम था 10 सेकंड। तो यहां से यहां तक का टाइम 8 सेकंड हो जाएगा। तो एक बार 8 सेकंड के बाद भी हॉरिजॉन्टल से 45 बनाएगा और 2 सेकंड के बाद तो हॉरिजॉन्टल से 45 बना ही रहा था, वो तो निकाल ही लिया हमने। 8 सेकंड बीतेंगे तो भी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम लोग तरह तरह की जो सिचुएशन होती है उनसे जुड़े हुए सवाल करते हैं और तरह तरह के सवाल इसमें बनते रहते हैं। एक और सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं इसी प्रोजेक्टाइल मोशन से जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से थीटा एंगल पे, यू स्पीड और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया मैंने। अब इसके अंदर एक सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड, फाइंड द टाइम व्हेन स्पीड, नहीं स्पीड नहीं, व्हेन वेलोसिटी of the particle, and the time when velocity of the particle is perpendicular to initial velocity. कहने का मतलब ये है कि भाई आपने u वेलोसिटी से फेंका, u वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका, तो आपको वो समय बताना है जितने समय के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी वेलोसिटी इस तरह से है और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ जाएगा तो वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो वो समय बताना है। 3 मिनट का आप पॉज लेंगे, क्वेश्चन को पूरे एफर्ट पूरी ताकत के साथ सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। मैं तो सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि 3 टी टाइम के बाद जो पार्टिकल है उसका टाइम आपको बताना है जिससे कि इनिशियल वेलोसिटी की वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो समय आपको बताना है कि जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा समय आपको बताना है। थोड़ा समय बोर्ड रब कर लूं, तब तक आप ट्राई भी करते रहें। वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए। अच्छा, परपेंडिकुलर वाले सवाल बहुत सारे आते हैं फिजिक्स में, और परपेंडिकुलर की सबसे अच्छी शर्त ये होती है, कोई भी 2 वेक्टर्स हैं तो उनकी सबसे अच्छी शर्त परपेंडिकुलर की ये होती है कि वो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। अगर हमें परपेंडिकुलर की पहचान करनी है तो उसमें डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसे जा रहा है इस तरह से,
किसी मोमेंट में मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी इसकी वेक्टर भी हो गई। अब सवाल का मतलब यही है कि जो फाइनल वेलोसिटी है किसी कोई टाइम t है, तो वहां पर जो वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। तो परपेंडिकुलर की शर्त मैंने ये बताया कि जब भी कभी वेक्टर का खेल आएगा ना, तो परपेंडिकुलर की सबसे अच्छी शर्त ये होती है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। तो मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करने जा रहा हूं। इसकी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। t समय के बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, t टाइम के बाद अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाहता हूं, तो t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। ये t टाइम के बाद वेलोसिटी आएगी। इनिशियल जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप, और जो फाइनल वेलोसिटी आ रही t टाइम के बाद वो आ रही u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। ये वेलोसिटी आ गई। अब हम अगर वेलोसिटी हमें चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर हो जाए, तो परपेंडिकुलर की शर्त यही होती है कि हम v डॉट u जीरो कर दे। तो अगर हम v डॉट u निकालेंगे तो ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू जे कैप डॉट ऑफ u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू जे कैप। यहाँ जाएगा v डॉट u अगर मैं निकालूंगा तो भाई हमें यही तो चाहिए ना कि इनिशियल और फाइनल परपेंडिकुलर हो जाएं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो v डॉट u जीरो के बराबर हो जाएगा। अच्छा, डॉट के अंदर एक आप ये भी जानते होंगे कि i वाला i से मल्टीप्लाई जाता है, j वाला j से। तो जब आप इन दोनों का डॉट लेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर इसका इसके साथ i वाला i से होता है मल्टीप्लाई, j वाला j से, k वाला k से, तो इसका इसके साथ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू u sin थीटा माइनस gt। ये हो गया है u sin थीटा इंटू u sin थीटा माइनस gt हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, 0 इज इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू gt। ये हो जाएगा। ध्यान से देखें, u स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा u साइन थीटा इंटू gt इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। तो एक u से एक u कट जाएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन जी साइन थीटा। ये टाइम आ जाएगा। तो जब घड़ी में टाइम मतलब या फेंकने के इतने समय के बाद जो टाइम आएगा वो u अपॉन जी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एक ये इसका मेथड हो गया, इसको नोट कर लें। तो मैं दूसरा मेथड सिखाता हूं। अब इसका दूसरा मेथड समझें। ये तो मतलब सिस्टमेटिक तरीका था, बढ़िया तरीका था कि हमें हर कभी भी परपेंडिकुलर का कोई सवाल आएगा, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख के डॉट प्रोडक्ट जीरो करके सॉल्व कर लेंगे। अब इसको करने का एक महीन तरीका है जिसके अंदर हम गैलीलियो का स्टेटमेंट यूज करेंगे, और गैलीलियो का स्टेटमेंट बहुत बारीकी से यूज करेंगे। मतलब एक ही लाइन में हम कर लेंगे पूरे सवाल को, लेकिन गैलीलियो के स्टेटमेंट की बहुत बढ़िया सी समझ हमारे अंदर अगर आ गई तो बहुत ही फाइन अगर अंडरस्टैंडिंग है। देखें, मैं ऐसा करता हूं, गैलीलियो का स्टेटमेंट मैं किसी भी डायरेक्शन में लगा सकता हूं, तो इस डायरेक्शन में मैं गैलीलियो का स्टेटमेंट अप्लाई करता हूं। इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में मैं गैलीलियो का स्टेटमेंट अप्लाई करता हूं। तो इस डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई करूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी, समझिएगा। इसी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आप गैलीलियो का स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा तो देखिए वैसे तो एक्सेलेरेशन g होता है, लेकिन इस g का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, इस g का इस डायरेक्शन में जो g का ये थीटा है ना, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो g का इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आ जाएगा g साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो देखिए इनिशियल इस शुरू में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी u थी, और फाइनली जो वेलोसिटी है वो तो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर है तो इस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट तो जीरो आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई जीरो इस डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, और एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में g साइन थीटा है इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू यहां से u अपॉन जी साइन थीटा आ जाएगी। भाई हम इसी डायरेक्शन में v बराबर u प्लस, हम तो किसी भी डायरेक्शन में v बराबर u प्लस ए टी लिख सकते हैं, नहीं तो हमारी मर्जी है। तो हमने इस डायरेक्शन में लिखना पसंद किया। फाइनल वेलोसिटी
इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो इस लाइन के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। इस लाइन के लॉन्ग एक्सेलेरेशन जो आएगा वो जी है, वैसे तो जी होता है, लेकिन इधर आ जाएगा जी साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल इस लाइन के लॉन्ग यू थी, तो यू माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, तो टी की वैल्यू आ गई यू अपॉन जी साइन थीटा।